तो दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सबसे वास्ट सब्जेक्ट और सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। और वो कौन सा है? वो है मेडिसिन। तो अब हम मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं और मेडिसिन में मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ के नहीं कर सकता, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और फिर आप वीडियो पॉज़ करके क्वेश्चंस पढ़ना। फिर हम जल्दी-जल्दी डिस्कशन करेंगे क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सारा क्वेश्चन मैं बोल के नहीं डिस्कशन कर पाऊँगा, फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम जल्दी-जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पढ़ता हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर इम्पाइमा दैट इज यूनिलोक्युलेटेड। ठीक है, यूनिलोक्युलेटेड इम्पाइमा है और इनिशियल ट्रीटमेंट पूछ रहा है। हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी एंड सेकंड वन इज ओपन थोरैकोटॉमी एंड डिकॉर्टिकेशन, थर्ड वन इज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एंड एंटीबायोटिक्स एंड फोर्थ वन इज थोरैकोसेंटेसिस एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो हमें बताना है इनिशियल ट्रीटमेंट इसमें से कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इम्पाइमा क्या होता है। कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस दैट कैन बी यूनिलोक्युलेटेड और मे बी कॉम्प्लेक्स। हमारा जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? एंटीबायोटिक्स एंड चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। और इसके बाद भी अगर कॉम्प्लिकेशंस रहती है, मान लीजिए कि बहुत क्रोनिक स्टेज है, तो फिर हम क्या करते हैं? वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वैट भी बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक इमेज भी दी होगी, इमेज ये वाली दी होगी और क्वेश्चन जो होगा, अ 25 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ क्रोनिक डायरिया। उसको क्रोनिक डायरिया है एंड फटीग एंड टायर्डनेस, फटीग भी है, टायर्डनेस भी है। ऑन एग्जामिनेशन हिज नेल फाइंडिंग्स आर शोन बिलो। उसकी नेल फाइंडिंग जो है वो दी हुई है। लैब इन्वेस्टिगेशन शो हीमोग्लोबिन एज 8 ग्राम। ठीक है, हीमोग्लोबिन उसका 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर दिस केस। इमेज में जो आपको दिया हुआ है वो आप सीधे सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कोइलोनाइकिया है और कोइलोनाइकिया किस में देखा जाता है? जी हाँ, आईडीए में देखा जाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में देखा जाता है। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो हम सबसे पहले क्या देना प्रेफर करेंगे? फोलिक एसिड, मेट्रोनिडाजोल, आयरन सप्लीमेंट्स एंड विटामिन बी 12। तो इसमें हम सबसे पहले दिमाग लगाएंगे फोलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट्स की तरफ। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो होगा आयरन सप्लीमेंट। तो और हमारी कुछ नेल फाइंडिंग्स होती हैं और उसके साथ में एसोसिएटेड सिस्टमेटिक कंडीशन कौन सी होती है उसकी ये लिस्ट लगी हुई है। आप वीडियो पॉज करके देख लेना और ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सोन इन द इमेज। ये इमेज है, ऑप्शन दिए गए हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, प्रेगनेंसी, लिवर सिरोसिस, हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ये इमेज में है क्या। ये है पामर इरिथमा। ठीक है, पामर इरिथमा है और ये लिवर सिरोसिस के केस में भी हो सकता है। और अगर मान लो कि ऑटो इम्यून डिजीज है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हो सकता है, कावासाकी डिजीज में भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है और इन सम केसेस इडियोपैथिक भी हो सकता है। ठीक है, पर जो आपको फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है वो है हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट, क्योंकि हमारा रॉन्ग ऑप्शन है और यही हमारा आंसर होने जा रहा है। क्योंकि पामर इरिथमा जो होता है वो हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट में होता है, ना कि हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया जाता है आपको जो गायनी में भी पूछ सकता है और यहाँ भी पूछ लेता है। अ टॉल मेल प्रेजेंट्स विद एब्सेंट प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर। उसके प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर नहीं है एंड इन्फेंटाइल जेनिटालिया है एंड हाई LH एंड FSH लेवल विद XXY कैरियोटाइप। ठीक है, उसका LH एंड FSH हाई है। आपको पता है टॉल मेल होगा एंड एब्सेंट प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर होगा, LH एंड FSH का लेवल बहुत हाई होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है कैरियोटाइप। जब हम कैरियोटाइप करते हैं अगर XXY मिल गया तो ये कौन सा सिंड्रोम हो गया? जी हाँ, ये आपका हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और सारा कुछ तो दिया हुआ है, इसमें से कोई आप एक दो चीज भी पकड़ लेते और सबसे जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है लास्ट में कैरियोटाइप दे दी जाती है, XXY जहाँ दे दिया गया। और उसके साथ में आपने देखा टॉल मेल है बट वो सिम्टम्स लड़कियों वाले हैं, LH और FSH बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है तो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। A 30-year-old lady presents with body pain, easy fatigability and problems while standing. ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिवील्ड लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 7 ग्राम पर डीएल। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द पेशेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन रीड करिए और ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं। विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन B12 एंड विटामिन डी। पेशेंट को थकान बहुत जल्दी हो जाती है, उसका बॉडी पेन भी हो रहा है। ठीक है, और मतलब थोड़ी देर भी स्टैंडिंग पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि उसको विटामिन B12 की भारी कमी है। आपको पता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कैन बी ड्यू टू विटामिन B12 और फोलेट डिफिशियंसी एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन लीड टू सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम उसको क्या देंगे? विटामिन B12 देंगे उस पेशेंट को। दोस्तों एक एंडोक्राइन सिस्टम से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। थायराइड से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और
ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अ पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल विद कंप्लेंट्स ऑफ लेथार्जी, इंक्रीज्ड स्लीप एंड वेट गेन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, बहुत एक्सेस एनर्जी होती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत लेथार्जिक कंडीशन होती है और वेट गेन भी होता है। ये सब तो वेट गेन आ गया तो सबसे पहले आप हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ सोचेंगे। एंड इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड लो प्लाज्मा टीएसएच कंसंट्रेशन, लो T3, लो T4। T3 भी लो है, T4 भी लो है। आपको क्वेश्चन में लो T3 भी दिया हुआ था, लो T4 भी दिया हुआ था, लो TRH भी दिया हुआ था, लो प्लाज्मा TSH कंसंट्रेशन भी दिया हुआ था। अब उसको ये बोला कि जब हमने TRH एडमिनिस्टर किया तो हमारा TSH भी बढ़ा, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में आपने पहले डायग्नोसिस बना ली थी कि हमारा ये हाइपोथायरॉयडिज्म होने जा रहा है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं हो सकता। वेट गेन वगैरह, लेथार्जी और फैटीग वगैरह जो था वो सब हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। बट मेन क्वेश्चन ये पूछा था कि वो हाइपोथैलेमस में डिजीज की वजह से हो रहा है या पिट्यूटरी में हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है जब हम टीआरएच दे रहे हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दे रहे हैं, तो हमारा टीएसएच भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम हमारे हाइपोथैलेमस में है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही हमारा टीआरएच रिलीज करता है, जिसके बाद में पिट्यूटरी टीएसएच निकालती है, ठीक है। तो अगर टीआरएच देने पे टीएसएच बढ़ रहा है, मतलब पहले तो पेशेंट के अंदर टीआरएच कम था, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, हाइपोथैलेमस में हुई, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस में थी या पिट्यूटरी में थी। तो आपको आंसर क्या लगाना है, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू डिजीज इन हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब आपको दोस्तों ये एक ट्रिमर दे देगा, ये ट्रिमर पहले ध्यान से देखिए कौन सा ट्रिमर है, ये विंग बीटिंग ट्रिमर है। अब ये पूछ लेता है कि कौन सी डिजीज में देखा जाता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड्स टू दी विंग बीटिंग ट्रिमर, ठीक है। और ऑप्शन में दे देगा आपको विल्सन्स डिजीज, हंटिंगटन्स कोरिया, पार्किंसोनिज्म और सिंडेस्मस कोरिया, ठीक है। तो दोस्तों विल्सन्स डिजीज में हमको मिलता है विंग बीटिंग ट्रिमर, और हम एक दो ट्रिमर के बारे में और जान लेते हैं। जो हंटिंगटन्स कोरिया में हमको मिलते हैं रैपिड जर्की मूवमेंट्स, पार्किंसोनिज्म में हमको रेस्टिंग ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं विच डिसअपियर्स ऑन मूवमेंट, ठीक है। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो ट्रिमर्स खत्म हो जाते हैं, बट रेस्टिंग पोजीशन में ट्रिमर्स हमको आते हैं, ठीक है। तो ये पार्किंसोनिज्म में होता है, हंटिंगटन्स कोरिया में रैपिड जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलता है, और विल्सन्स डिजीज में आपको विंग बीटिंग ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। विल्सन्स डिजीज होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, और कौन सी जीन का म्यूटेशन होता है, ATP7B जीन का, ठीक है। और हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं विल्सन डिजीज का, आपको केएफ रिंग देखने को मिलती है, 24 आवर यूरिन कॉपर एक्सक्रीशन भी देखते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट में हम ट्रेंटीन एंड जिंक देते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे। ये होता है विल्सन डिजीज का एक मोटा मोटा ओवरव्यू। दोस्तों हमारा एक अगला क्वेश्चन होता है जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ फीमेल पेशेंट विद फीवर एंड मलार रेसेस। आपको मलार रेसेस दिए गए हैं, तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा मलार रेसेस किस में देखने को मिलते हैं। वॉज फाउंड टू हैव वेजिटेशन ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट वॉल्स, ठीक है। हार्ट वॉल्स के दोनों तरफ उसको वेजिटेशन देखने को मिल रहे हैं। व्हाट कैन बी द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। हार्ट वॉल्स के दोनों साइड में वो वेजिटेशन देखने को मिल रही थी, और मलार रेसेस भी दिया हुआ था। तो आपको पता है कि मलार रेसेस देखने को मिलते हैं एसिली में। हार्ट वॉल्स के दोनों साइड में जो हमको वेजिटेशन देखने को मिलती है, जब एसिली और दोनों साइड में अगर वेजिटेशन देखने को मिल रही है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो होती है लिबमैन साइक एंडोकार्डाइटिस। और आपको ऑप्शंस में दिए गए थे जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस और रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो इनके साथ में कौन कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलती है, वो यहाँ पे दोनों तरफ ये फोटोज लगी हैं, तो आप देख लेना एक बार। अ 45-year-old मैन प्रेजेंट्स विद हेडेक, फोटोफोबिया एंड नेक स्टिफनेस फॉर द लास्ट 1 मंथ, ठीक है। उसको हेडेक भी है, फोटोफोबिया भी है, और नेक स्टिफनेस जो है वो लास्ट 1 मंथ से। His eyes are in a down and out position, ठीक है। eyes are down and out position, ठीक है। On examination Kernicks and Brudzinski sign is positive, Kernicks and Brudzinski sign positive है, मतलब आपकी डायग्नोसिस ऑलमोस्ट बन गई होगी। अगर नहीं बनी है तो मैं अभी आगे बताऊंगा ही, तब तक आप सोच के रखिए। और CSF reveals the predominance of mononuclear cells with low glucose and forms cough web coagulum on standing, ठीक है। अब पहले आपकी डायग्नोसिस क्या बन गई थी कि ये हो सकता है मेनिंजाइटिस हो, ठीक है, पर कौन सा मेनिंजाइटिस है वो अब पता चला। एमआरआई शोज बेसल एक्सुडेट्स विद मेनिंजियल इनहेंसमेंट, ठीक है। बेसल एक्सुडेट्स विद मेनिंजियल इनहेंसमेंट देखने को मिल रहा है, तो अब आपको अच्छा खासा पता चल गया होगा, ठीक है। कॉबवेब कोआगुलम देखने को भी मिला, और उसके साथ में मोनोन्यूक्लियर सेल्स और लो ग्लूकोज कॉबवेब सब जो देखने को मिला। तो इससे आपकी डायग्नोसिस क्या बनी कि मेनिंजाइटिस, और कौन सा है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में ड्रग रेजिमेन कौन सा चलाएंगे, आपको ऑप्शन में दिया गया था आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन प्लस पायराजिनामाइड प्लस एथाम्ब्यूटॉल, ये एक ऑप्शन में दिया हुआ था। फिर दूसरा था सेफ्ट्राइजोन प्लस वैंकोमाइसिन, फिर सेफेपाइम प्लस वैंकोमाइसिन प्लस एम्पिसिलिन प्लस एंड जो आपका फोर्थ ऑप्शन था वो था लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी प्लस
फ्लूरोसाइटोसिन, ठीक है। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो वही टीबी वाला हम रेजिमेन चलाएंगे, ठीक है। आइसोनायाजाइड प्लस रिफाम्पिसिन प्लस पैराजिनामाइड प्लस एथाम्बिटॉल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो वही फर्स्ट वाला ही होगा, जिसमें हम चारों की चारों ड्रग्स चलाएंगे। तो आपको ये इमेज दी गई थी और पूछा गया था ये कौन सी डिफॉर्मिटी, ये जिगजैग डिफॉर्मिटी है या बोटोनियस डिफॉर्मिटी है या सॉन नेक डिफॉर्मिटी है कि ट्रिगर फिंगर है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से पता हो इस तरह की जो भी दो डिफॉर्मिटीज होती हैं, वो जिगजैग तो बहुत अलग हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी। अगर ऐसी दी हुई है तो वो बोटोनियस होती है, क्योंकि सॉन नेक जो होती है ना, वो ऐसे एकदम सॉन के नेक जैसी होती है, और जो थोड़ी सी ऐसे नीचे से ऐसे जाती है वो होती है आपकी बोटोनियस डिफॉर्मिटी। तो जो बोटोनियस डिफॉर्मिटी होती है उसमें फ्लेक्शन होता है पीआईपी जॉइंट का, एक्सटेंशन होता है डीआईपी जॉइंट का। और जो सॉन नेक डिफॉर्मिटी होती है उसमें फ्लेक्शन होता है डीआईपी जॉइंट का और एक्सटेंशन होता है पीआईपी जॉइंट का, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। बोटेनियस में जिसका फ्लेक्शन हो रहा था उसका इसमें एक्सटेंशन हो रहा है, और इसमें जिसका एक्सटेंशन हो रहा है उसमें उसका फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। एकदम अपोजिट हो जाता है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। मैस्थीनिया ग्रेविस का पूछा गया था, 2-3 बार पूछा जा चुका है कि अब 45 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंटेड टू द मेडिसिन ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ मसल वीकनेस एंड ब्लरिंग ऑफ विजन फॉलोइंग एक्सर्शन मोर टुवर्ड्स द इवनिंग। ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट हैड टोसिस। जहां टोसिस दे दिया गया तो आपको मैस्थीनिया ग्रेविस ही सोचना है। और सिम्टम्स इंप्रूव्ड आफ्टर एड्रोफोनियम टेस्ट, ठीक है। एड्रोफोनियम टेस्ट हम करते ही करते हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस में ही करते हैं। आपको पता चल ही चुका है मायस्थीनिया ग्रेविस है, तो आपको अच्छे से पता है एड्रोफोनियम टेस्ट हम किस में करते हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस में करते हैं। और टेस्ट का नाम बेसिकली टेंसिलॉन टेस्ट होता है, जिसमें हम एड्रोफोनियम देते हैं। और एड्रोफोनियम एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, जिसके कुछ देर बाद ही जो डोसिस होती है वो करेक्ट हो जाती है, ठीक है। डोसिस करेक्ट होती है, हम समझ जाते हैं कि ये क्या था, मायस्थीनिया ग्रेविस था। और आप सभी को पता है मायस्थीनिया ग्रेविस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। और ट्रीटमेंट के लिए हम पायरिडोस्टिग्मिन देते हैं, जो कि मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग होती है। उसके बाद में हम नियोस्टिग्मिन भी दे सकते हैं। मोस्ट प्रिफर्ड कौन सी है, पायरिडोस्टिग्मिन। तो अगर ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछता है तो आप पायरिडोस्टिग्मिन लगाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में ये इमेज दी जाती है, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आपकी जो जॉइंट्स हैं वो हाइपर एक्सटेंसिबल हो जाती हैं। तो ये सिंड्रोम का नाम अगर फोटो देखते ही आपको समझ आ गया तो ठीक है, वरना मैं बाकी क्वेश्चन रीड करता हूँ कि अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज फ्लेक्सिबल फिंगर्स, वही हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स, एंड कैन इवन टच द बैक ऑफ हिज हैंड विद हिज रिस्ट एक्सटेंडेड, ठीक है। वो बैक ऑफ हिज हैंड, वो उसको पीछे ऐसे घुमा के भी टच कर सकता है, उसका रिस्ट जो है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंसिबल जॉइंट्स की बात करें तो वो मार्फन सिंड्रोम में कहीं ज़्यादा होता है, बट जो साथ में और भी क्लिनिकल सिम्टम्स दिए गए हैं ना, और वो जो अपनी टंग से नोज को भी टच कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे सिंड्रोम की तरफ जाते हैं। ये एक कोलेजन डिसऑर्डर होता है। अगर आपने डायग्नोसिस बना लिए है तो वेल एंड गुड, वरना मैं अभी बता रहा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट साइन है जिसकी वजह से आपका ये डायग्नोसिस 100% कंफर्म हो जाएगा कि ऑन ऑस्कल्टेशन अ क्लिक इज हर्ड आफ्टर S1, ठीक है, फॉलोड बाय अ लेट सिस्टोलिक मर्मर। ये सारा कुछ हमें मिलता है एहलर्स डेनलस सिंड्रोम में, ठीक है, जिसमें आपकी हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स हो जाती हैं। और जो आपका स्किन पे जो स्कार बनता है ना, वो बहुत मतलब थिन होता है, इतना थिन होता है उसको मतलब सिगरेट पेपर थिन स्कार भी बोलते हैं। जॉइंट्स तो एक्सटेंसिबल होते ही हैं, जो स्किन होती है वो भी हाइपर एक्सटेंसिबल हो जाती है, मतलब उसको आप ऐसे पूरा खींच सकते हैं, और उसको हम रबरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका किस बारे में था, ये था आपका एहलर्स डेनलस सिंड्रोम के बारे में। फिर आपको पता है मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि ग्लासगो कॉमा स्केल होती है, जिसको शॉर्ट में हम जीसीएस भी बोलते हैं। जीसीएस में हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कि उसकी आई ओपनिंग रिस्पॉन्स कैसा है, मोटर रिस्पॉन्स कैसा है, और वर्बल रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि व्हाट इज द जीसीएस ऑफ अ पेशेंट विद अ हेड इंजरी हु ओपन्स हर आईज ऑन लाउड वॉइस, ठीक है, लाउड वॉइस पे वो अपनी आंख खोल रही है और लोकलाइजेस पेन, पेन को भी वो लोकेट कर पा रही है, बट शी इज कंफ्यूज एंड डिसोरिएंटेड। तो जीसीएस क्या होगा उसका, मतलब वर्बल कमांड पे अगर आई ओपनिंग हो रही है तो उसको मिलते हैं 3 मार्क्स, और उसके बाद में अगर वो मतलब पेन को लोकेट कर पा रही तो 5 मिलते हैं, ये मोटर रिस्पॉन्स हो गया। और अगर ओरिएंटेड है तो फिर 5 मिलते हैं, अगर डिसओरिएंटेड है, कंफ्यूज है तो 4 मिलते हैं। तो टोटल आपके हो गए, आई वाला 3 हो गया, और वर्बल कमांड का क्या हो गया, वर्बल कमांड का 4 हो गया, मोटर रिस्पॉन्स का 5 हो गया, टोटल हो गया आपका 12, ठीक है। आई ओपनिंग का 3 हो गया, मोटर रिस्पॉन्स का 5 हो गया, वर्बल कमांड का 4 हो गया, टोटल 12 हो गया, ठीक है। ये जान लेते हैं कि कब हम मॉडरेट, माइल्ड और सीवियर इंजरी हम प्रेडिक्ट करते हैं। A score of 13 to 15 is considered as mild injury. A score of 9 to 12 is considered as moderate injury. A score of less than 8 is considered as सिवियर इंजरी। फिर दोस्तों आपको ये इमेज दी जाती है, ये अपना कार्डियक पेसमेकर है, और पूछ रहा है कि पेसमेकर की पोजीशन कौन सी है, ठीक है, कौन से एट्रियम में, कौन से वेंट्रिकल में ये प्लेस किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो उसकी लीड्स हैं वो राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में दिखेंगी आपको। कार्डियक पेसमेकर्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जो आपके हार्ट रिदम्स को सेंस करती हैं और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती हैं जब जरूरत होती है, ठीक है। कार्डियक पेसमेकर्स 2-3 तरह के होते हैं,
डुअल चैम्बर का होता है, सिंगल चैम्बर का होता है और बाइवेंट्रिकुलर। और कार्डियक पेसमेकर लगाने के मोस्ट कॉमन इंडिकेशन कौन-कौन से होते हैं? एसए नोड डिसफंक्शन होता है, कैरोटिड साइनस हाइपरसेंसिटिविटी होता है, वेसोवेगल सिंकोप होता है, ठीक है? ये 2-3 हैं जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होते हैं कार्डियक पेसमेकिंग के, ठीक है? फिर दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछता है सीवीएस और ब्लड वेसल्स वाले टॉपिक से, और उसमें आपको पता है कि लार्ज वेसल्स की वेस्कुलाइटिस होती है, मीडियम वेसल्स की होती है और स्मॉल वेसल्स की होती है। लार्ज में आपकी आती है जाइंट सेल आर्थराइटिस और ताकायासु, ठीक है? अब एक क्वेश्चन पूछता है ताकायासु आर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स, ठीक है? कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व करता है टाकायासु आर्थराइटिस? आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज, एब्डोमिनल एवोर्टा और आर्च ऑफ एवोर्टा। तो आपको पता है कि टाकायासु आर्थराइटिस में जो मोस्ट कॉमन सबसे जो वेसल इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है? सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है? सबक्लेविन आर्टरी इज अ पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एवोर्टा, ठीक है? और इसीलिए टाकायासु आर्थराइटिस को एवोर्टिक आर्च सिंड्रोम भी बोलते हैं। और टाकायासु आर्थराइटिस लार्ज और मीडियम साइज्ड वेसल्स की वेस्कुलाइटिस होती है और वेसल्स में बहुत इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है पल्सस पैराडॉक्सेस के बारे में, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं पैराडॉक्सेस इज सीन इन कार्डियक टेम्पोनेट। पर अगर क्वेश्चन में आपसे पल्सस पैराडॉक्सेस पूछा गया है बट ऑप्शन में कार्डियक टेम्पोनेट नहीं दिया गया है, तो उसके बाद में और ये कहाँ मिलता है, एक बार हम ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि पल्सस पैराडॉक्सेस इज सीन इन, और ऑप्शंस थे आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एक्यूट सीवियर अस्थमा, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और राइट वेंट्रिकल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है? तो इसमें तो आपको कार्डियक टेम्पोनेट दिया नहीं था। जब भी आपको सीवीएस में से पूछा होगा ना, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में से पूछा होगा, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? कार्डियक टेम्पोनेट होता है। बट अगर आपसे रेस्पिरेटरी कॉजेज में पूछा गया है तो वो होता है एक्यूट सीवियर अस्थमा। से इसमें कार्डियक टेम्पोनेट दिया नहीं गया था तो मतलब रेस्पिरेटरी कॉज पूछ रहा था, तो वो हो जाएगा आपका एक्यूट सीवियर अस्थमा। 19-year-old मेल क्रोनिक स्मोकर प्रेजेंटेड विद फीवर एंड अ पेनफुल लंप ओवर हिज लेफ्ट चीक जस्ट बिलो द ईयर, ठीक है? पेनफुल लंप है और कान के नीचे है थोड़ा सा, ठीक है? और जिसकी वजह से उसको खाना खाने में भी दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग एंड टॉकिंग, ठीक है? दोनों में डिफिकल्टी हो रही है। और पेशेंट ऑल्सो कंप्लेन्ड ऑफ माइल्ड टेस्टिकुलर पेन, ठीक है? अगर टेस्टिकुलर पेन आ गया जहाँ पे मतलब टेस्टिस इन्वॉल्व हो गई, तो वहाँ पे तो आपकी डायग्नोसिस वैसे ही मम्स हो गई। पहले तो आप इधर उधर स्वेलिंग तो 2-3 जगह और ऐसे सेम स्वेलिंग देखने को मिलती है ना, बट जहाँ पे आपको ऑर्काइटिस दे दिया गया। जब भी पेनफुल स्वेलिंग इस रीजन में होगी, मतलब पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होगी, ठीक है? तो पैरोटाइटिस हो गया। और उसके साथ में जब भी आपका टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब ऑर्काइटिस उसको बोल देते हैं, ठीक है? तो जहाँ भी पैरोटाइटिस के साथ में ऑर्काइटिस आ गया, वो आपका डायग्नोसिस बन जाती है मम्स। टेस्टिस में पेन होता है, ठीक है? टेंडर भी हो जाती है और इनलार्ज्ड भी हो जाती है। ट्रीटमेंट में कुछ खास होता नहीं है। एनाल्जेसिस का वार्म और कोल्ड कंप्रेसेस से हो सकता है, पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बट वैसे ही सेल्फ लिमिटिंग होती है, ठीक है? तो ट्रीटमेंट में कुछ खास नहीं होता है, सेल्फ लिमिटिंग होती है बेसिकली ये।